ओके, सो आज अपन स्टार्ट करेंगे आपका पूरा जो एम फेज है विच इज नोन एज माइटोसिस। तो वो पूरा फेज कैसे चल रहा है वो अपन देखने वाले हैं, जिसके अंदर कितने फेज होते हैं कोई मुझे बताएगा एम फेज में? हाउ मेनी फेज? मैम 4 फेज। 4 फेज। नेम ऑफ दैट फेजेस? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। चलो ऐसे बता देते हो तुम लोग, वैसे नहीं बताते अगर पूरा बताने के लिए बोलो तो। जो क्वेश्चन पूछते हो वो बता देते हो तुम। बच्चे तो सही हो तुम, ठीक है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। हाँ यस मैम। हाँ बच्चे तो सही हो, इसमें तो मैं बोल सकती हूँ, मतलब इंसान सही हो तुम लोग, ऐसा है, ठीक है। मैम वो तो है ही। वो तो है ही। हम तो है मैम, वो बोलने की जरूरत नहीं है। अच्छा चलो ठीक है, देखो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एम फेज। तो एम फेज को हम एक और नाम देते हैं विच इज इक्वेशनल डिविजनल। इक्वेशनल डिवीजन मतलब इक्वली डिवाइड होता है, ये चीजों को इक्वली डिवाइड करता है। कैसे करता है वो हम देखने वाले हैं। 4 फेजेस है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। सबसे पहला जो फेज होता है उसको हम बोलते हैं प्रोफेज। व्हाट इज प्रोफेज? तो प्रोफेज हमारा होता है फर्स्ट स्टेज। बेटा क्या होता है? फर्स्ट स्टेज। हम प्रोफेज को ही देखने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको बताया एम फेज में 2 होते हैं, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। तो हमारा आपको बताया था, कहाँ गया ये आप, कैरियोकाइनेसिस, इसके अंदर हम देख रहे हैं प्रोफेज, ठीक है। चलो फर्स्ट फेज है, इतना क्लियर है, मैम बताने की जरूरत ही नहीं है, बहुत सॉलिड है। अब बेटा ये जो फेज है डायरेक्ट किसके बाद आता है? हमारे एस एंड G2 फेज के बाद आता है। एस एंड G2 फेज के बाद आएगा, ऑब्वियस सी बात है। पहले एम फेज होता है, इंटरफेज होता है, इंटरफेज में 3 होते हैं, G1, एस, G2, फिर आता है एम। तो अगर एम का प्रो फेज, 4 फेज होते हैं, तो प्रो फेज अगर स्टार्ट हो रहा है तो एस और G2 के बाद ही स्टार्ट होगा ना? यस मैम। हाँ कि ना? और जो प्रोफेज है वो हम कैसे पता लगाएंगे? जैसे ही प्रोफेज शुरू होगा हमारा जो क्रोमोसोमल मटेरियल है, क्या है? क्रोमोसोमल मटेरियल है, वो क्या होगा? कंडेंस होना शुरू हो जाएगा। स्टार्टेड कंडेंसेशन, कंडेंस होना शुरू हो जाएगा, इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। शुरुआती यहीं से होने वाली है। इज दैट क्लियर? यहाँ Yes, पे ma'am. मैं आपको शुरू करने से पहले एक स्ट्रक्चर्स कुछ बता देती हूँ जो आपके बाद में काम आने वाला है। जैसे ये होता है हमारे क्रोमोसोम, क्रोमोसोम होता है ये। तो क्रोमोसोम के, बेटा टाइम पे ज्वाइन किया करो अदरवाइज आपके कुछ टॉपिक छूट जाते हैं। ये जो पोर्शन दिख रहा है आपको 1 2 3 4, ये है बेटा क्रोमेटिड। क्या है? क्रोमेटिड, ठीक है। तो ये दोनों आपस में साथ में जुड़े हैं तो दीज आर सिस्टर क्रोमेटिड। ये दोनों आपस में जुड़े हैं तो दीज आर सिस्टर क्रोमेटिड। इज दैट क्लियर? और ये दोनों Yes, सिस्टर ma'am. क्रोमेटिड मिलके क्या बना रहे हैं? क्रोमोसोम। अब आप एक पोर्शन है जहाँ पे ये सब अटैच है क्रोमेटिड, और इस पोर्शन को हम बोलते हैं सेंट्रोमियर। क्या बोलते हैं? सेंट्रोमियर। और इस सेंट्रोमियर की अगल बगल एक कवरिंग होती है जिसको हमने नाम दिया है काइनेटोकोर। क्या नाम दिया है? काइनेटोकोर। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? No, ma'am. बच्चे आराम आराम से ज्वाइन कर ही रहे हैं अभी तक, ठीक है। ये हमारा क्या हो चुका है? प्रोफेज का स्टार्टिंग हो चुका है। ये यहाँ से होना शुरू करेगा।
अब जो इवेंट्स धीरे 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 प्रोफेज में आगे होंगे वो कि पर्टिकुलर जब ये कंडेंस होना शुरू हुआ, पूरा अच्छे से ये कंडेंस एट द एंड होते होते ये पूरा एकदम अच्छे से कंडेंस हो जाएगा। ठीक है, मतलब क्लियरली तो नहीं देख पाओगे, बट हाँ आप देख पाओगे कि हाँ यार क्रोमोसोम है वो कंडेंस होना शुरू हो चुका है। आप देखोगे कि यहाँ पे जो क्रोमोसोम है वो किससे मिलके बना हुआ है, 2 सिस्टर क्रोमेटिड से। मैंने अभी आपको जो डायग्राम दिखाया है 2 सिस्टर क्रोमेटिड, एक ये सिस्टर क्रोमेटिड और एक ये सिस्टर क्रोमेटिड। यहाँ पे जो क्रोमोसोम है किससे मिलके बना है, 2 सिस्टर क्रोमेटिड से, जो कि जुड़े हुए हैं किस पे, सेंट्रोमियर पे। ठीक है, मैंने आप सेंट्रोसोम पे, सॉरी माय बैड, इसको सेंट्रोमियर नहीं सेंट्रोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेंट्रोसोम बोलते हैं। इज दैट क्लियर? यस मैम, यस है ना। तो अब सेंट्रोसोम मैंने आपको बताया था कहाँ पे डुप्लीकेट करता है, इंटरफेस में डुप्लीकेट करता है। ये सारे इवेंट्स मैंने आपको जो बताए थे। अब क्या होता है, ये जो सेंट्रोसोम है, ये सेंट्रोसोम एक पोल की तरफ इनको लेकर आएगा। ठीक है, और यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाएगा, जो मैं आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाने जा रही हूँ। तो स्ट्रक्चर देखते चलना, जो आपके एनसीईआरटी में दे रखा है वो तो बिल्कुल सही स्ट्रक्चर है ही। ये स्ट्रक्चर से आपको काफी कुछ क्लियरिटी मिलेगी। देखो ये सर्किल हो गया, अब इसमें ये क्या है, क्रोमोसोम है। दीज आर क्रोमोसोम। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ऐसे 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 पटाखे जैसा, पटाखा चलता है ना दिवाली पे, पटाखा जैसा आसमान में, तो इसको हम बोलते हैं एस्टर। क्या बोलते हैं बेटा, एस्टर। एस्टर के बीच में होता है सेंट्रियोल। ये हमारे है क्या बेटा, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के बीच में सेंट्रोमियर है, ये तो क्लियर है। इज दैट क्लियर? इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? नो मैम, नो मैम। ये प्रोफेज का डायग्राम है। मेटाफेज का जो डायग्राम है ना, वो मैं चलो बाद में ही आपको बताऊंगी, पहले बस अभी जो प्रोफेज में मैंने आपको बताया है कि देखो कंडेंसेशन होना शुरू होगा। कंडेंसेशन में आपके क्रोमोसोम दिखेंगे, क्रोमोसोम आगे आपके सेंट्रोसोम पे अटैच हो जाएंगे। बस अभी के लिए इतना जानो, इससे ज्यादा कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है। Yes. अब ये Yes. जो सेंट्रोसोम है ना बेटा, ये सेंट्रोसोम ये एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं एस्टर। यहाँ पे एस्टर का फॉर्मेशन भी स्टार्ट हो जाता है। किसका, एस्टर का फॉर्मेशन भी स्टार्ट हो जाता है। कितने एस्टर बन रहे हैं, एक यहाँ पे एस्टर है और एक यहाँ पे एस्टर है। अब क्या करते हैं, ये जो एस्टर्स है ना, धीरे धीरे ये एक स्ट्रक्चर रिलीज करते हैं जिसको बोलते हैं हम स्पिंडल फाइबर। क्या बोलते हैं, स्पिंडल फाइबर। ये भी रिलीज करना स्टार्ट कर रहे हैं, रिलीज किया नहीं है। ये एज इट इज जो स्पिंडल फाइबर है ना, ये नेक्स्ट स्टेज में दिखेंगे आपको। अभी क्या कर रहे हैं, सिर्फ ये स्ट्रक्चर रिलीज करना शुरू कर रहे हैं। तो मैं आपको लिख देती हूँ, ईच सेंट्रोसोम रेडिएट आउट माइक्रोट्यूब्यूल्स called ester. उन्होंने ester टू एस्टर। मैम आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। मैम आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। अभी आ रही है आवाज? बीच बीच में हो जाता है। यस मैम, आ रही है मैम। ठीक है, तो देखो अभी ये जो मैंने लिखा है ये समझो, सेंट्रोसोम क्या बना रहे हैं, माइक्रोट्यूब एस्टर्स बना रहे हैं, और एस्टर्स ट्यूब्यूल क्या बना रहे हैं, हमारे आगे जाके स्पिंडल फाइबर बनाएंगे। फिर हमारा जब इस सेल का स्टेज जो पूरा ये वाला जो स्टेज है प्रोफेज, जब ये हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे, इसके अंदर माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे, हमें इसके अंदर गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर एनवलप कुछ भी नहीं दिखेगा। ठीक है, न्यूक्लियर एनवलप नहीं दिखेगा। ठीक है, आप चलो सीआरटी के डायग्राम को देखते हैं। ये रहा हमारा अर्ली प्रोफेज और ये रहा हमारा लेट प्रोफेज। ठीक है,
तो अब एक बार डायग्राम देखो, क्या आपको सच में दिख रहा है? ये देखो यहाँ से धीरे धीरे ये कंडेंस होना शुरू हुए थे, धीरे धीरे कंडेंस होते होते ये कंडेंस हो गए, न्यूक्लियर एनवलप टूट चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने बताया यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाया था विच इज नोन एज एस्टर, ये दिख रहा है आपको, जो कि मेटा फेज में दिखाई देता है। और मैंने आपको बोला एस्टर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं क्या, स्पिंडल फाइबर। ये देख पा रहे हो, इस एस्टर से कुछ स्ट्रक्चर्स निकल रहे हैं, इसको हम बोलते हैं स्पिंडल फाइबर। बेटा क्या बोलते हैं, स्पिंडल फाइबर, हाँ के ना? यस मैम। यस मैम। तो हम नेक्स्ट स्टेज पे प्रोसीड करते हैं जिसको बोलते हैं हम मेटाफेज। कौन सी स्टेज, मेटाफेज। ये फेज थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर सबसे पहले हम बोलेंगे जो न्यूक्लियर एनवलप है वो कंप्लीट डिसइंटीग्रेट हो चुका है, टूटना शुरू किया था न्यूक्लियर एनवलप प्रोफेज में। न्यूक्लियर एनवलप यहाँ पे पूरा अच्छे से टूट चुका है। ये देखो अभी अभी दिखाया था मैंने स्ट्रक्चर, यहाँ देखो न्यूक्लियर एनवलप टूटना शुरू किया था, पर यहाँ मेटाफेज में कंटिन्यूअसली टूटना शुरू अच्छे से हो चुका है। इज दैट क्लियर? यस मैम। कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवलप, ठीक है, जिसकी वजह से न्यूक्लियर एनवलप टूटा तो वो जो क्रोमोसोम होंगे वो क्या पूरे उसमें फैल जाएंगे? यस मैम। यस मैम। स्प्रेड थ्रू साइटोप्लाज्म ऑफ सेल। तो जो न्यूक्लियस के अंदर जो साइटोप्लाज्म था, न्यूक्लियर एनवलप टूटा, साइटो क्रोमोसोम जो है पूरे सेल के साइटोप्लाज्म में क्या हो चुके हैं, अब फैल चुके हैं। अब जैसे ही ये स्टेज धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, यहाँ पे जो कंडेंसेशन शुरू हुआ था ना लास्ट स्टेज में हमारे, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम, वो पूरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, जिसकी वजह से क्रोमोसोम बहुत क्लियरली हमें दिखाई देंगे। तो ये सबसे बेस्ट स्टेज है किसके लिए, टू स्टडी मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम। मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम मतलब उसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पढ़ने के लिए सबसे बेस्ट स्टेज है। क्यों? क्योंकि क्रोमोसोम कंप्लीटली कंडेंस हो चुके हैं, हमें कंप्लीटली दिखाई दे रहे हैं। तो इस स्टेज पे हम अच्छे से उनको पढ़ सकते हैं कि ये देखो ये क्रोमोसोम है, ये एक सिस्टर क्रोमेटिड है, ये सिस्टर क्रोमेटिड है, ये जो भी स्ट्रक्चर बन रहा है वो यहाँ पे क्लियरली हम देख पाते हैं। इज दैट क्लियर? यस मैम। यस मैम। ऑल सॉर्टेड, आगे बढ़े। मैम बेस्ट स्टेज मतलब? बेस्ट स्टेज मतलब एक प्रोफेज थी, अब एक मेटाफेज थी। आपको माइक्रोस्कोप में देखना है कि सबसे कौन सी स्टेज में क्लियरली वो दिख पा रहा है क्रोमोसोम। तो मेटाफेज में क्रोमोसोम सबसे बेस्ट तरीके से दिख पाता है, क्लियरली दिख पाता है, एकदम जबरदस्त उसकी स्टडी कर सकते हैं अपन इस स्टेज में। ठीक है? यस मैम। यहीं पे मैंने आपको बताया एक स्ट्रक्चर होता है ये सेंट्रोसोम, और इसके अराउंड काइनेटोकोर होता है। तो ये आपको एक स्ट्रक्चर अब मैं बनाने जो जा रही हूँ जो कि कुछ ऐसा है, ये देखो ये वाला मेटाफेज का। ठीक है, तो आप देखते चलो इस फेज के वक्त क्या हो रहा है। यहाँ पे जो एस्टर्स बने थे, ये देखो यहाँ पे ऐसे एस्टर्स बने बेटा, ये एस्टर्स मैंने आपको बताया था माइटोटिक स्पिंडल फाइबर रिलीज करते हैं। इन्होंने ये फाइबर रिलीज किए, है ना, ये रिलीज करना शुरू किए और रिलीज किए, और इनको रिलीज करते करते एट द एंड इन्होंने क्या किया, क्रोमोसोम को एक प्लेट पे लाके अलाइन कर दिया। और वो जो प्लेट है उस प्लेट को हम बोलते हैं मेटाफेज प्लेट। क्या बोलते हैं, मेटाफेज प्लेट। एक इक्वेटर पे लाके इनको अलाइन कर दिया। हाँ कि ना, ये रे एस्टर, अभी मैंने आपको जो लास्ट स्टेज में बने थे एस्टर ने रिलीज किए माइटोटिक स्पिंडल फाइबर, और विद द हेल्प ऑफ माइटोटिक स्पिंडल फाइबर इन्होंने अपने आप को अलाइन कर लिया है। ठीक है, और ये देखो ये जो स्पिंडल फाइबर है ना, ये बताए क्रोमोसोम के कहाँ पे जुड़ रहे हैं,
ये जो काइनेटोकोर है ना, काइनेटोकोर पे आके जुड़ रहे हैं ये स्पिंडल फाइबर। ठीक है, तो काइनेटोकोर की मदद से उनको अलाइन कर दिया है। समझ पड़ा? Yes, ma'am. किसी को कोई कंफ्यूजन? No. तो No, इसके ma'am. अंदर अगर मैं मेटाफेज में लिखना चाहूं तो क्या मैं इस इवेंट में लिख सकती हूँ? स्पिंडल फाइबर अटैच एट काइनेटोकोर टू क्रोमोसोम, ये स्टेज में होगा। फिर अटैच होने के बाद क्रोमोसोम आर मूव्ड, हिलना शुरू करेंगे कहाँ पे? टू इक्वेटर, स्पिंडल इक्वेटर की तरफ, बीच की तरफ, एंड गेट अलाइंड। कहाँ पे अलाइंड हो जाएंगे? मेटाफेज प्लेट पे। कहाँ पे? मेटाफेज प्लेट पे। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. इस फेज में किसी को कोई कंफ्यूजन? No, ma'am. हाँ बेटा। मैम काइनेटोकोर मतलब बता दो। हाँ बेटा, देखो मैंने आपको बताया था जिस अभी कि जैसे ये क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम एक जगह अटैच होते हैं जिसको हम बोलते हैं सेंट्रोसोम। क्या बोलते हैं? सेंट्रोसोम। ये है सर्कुलर स्मॉल डिस्क शेप जिसको हम बोलते हैं सेंट्रोसोम। और इसी सेंट्रोसोम के अराउंड ऐसे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं काइनेटोकोर। तो अब जैसे स्पिंडल फाइबर है, उसको अगर अलाइन करना होगा तो वो देखो ऐसे करके अलाइन हो जाता है, ऐसे करके ये अलाइन करता है स्पिंडल फाइबर, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया। ठीक है? ओके मैम। चलो, अब हमारा नेक्स्ट फेज आता है एनाफेज। बहुत इजी फेज है। इसके अंदर देखो, ये फर्स्ट फेज था, ये सेकंड फेज था, ये जो स्ट्रक्चर मैं आपको बना रही हूँ ये है थर्ड फेज। इसके अंदर ये जो ऐसे है ना, ऐसे करके टूटना, सिस्टर क्रोमेटिड अलग होना शुरू हो जाएंगे ऐसे करके। ये वाले ऊपर जाएंगे, ये वाले नीचे आना शुरू करेंगे। यहाँ पे एस्टर फाइबर ऐसे ही लगे रहेंगे। माइटोटिक स्पिंडल की मदद से, माइटोटिक स्पिंडल की मदद से ये ऐसे करके अलग होना शुरू हो जाएंगे। तो क्या इस फेज में आप मानते हो ये जो बेचारा सेंट्रोसोम था वो टूट जाएगा? क्योंकि ये सेंट्रोसोम टूटेगा तभी आधे ऊपर और आधे नीचे जाएंगे। यस मैम। यस मैम। है ना? तो बेटा इस फेज में क्या होगा? इस फेज में यहाँ पे जो थे ये ऐसे ब्रेक डाउन होएगा सेंट्रोसोम, और ये ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है? यस मैम। क्रोमेटेड pulled apart, chromatid pulled apart. Is that clear? यस मैम। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? नो मैम। तो यहाँ पे अगर मैं आपको लिखूं एक इम्पोर्टेंट इवेंट, तो यहाँ पे हो जाएगा सेंट्रोमियर या सेंट्रोसोम, है ना? सेंट्रोमियर या फिर सेंट्रोसोम, जो भी आप बोल रहे हो, स्प्लिट हो जाएगा और उसकी वजह से जो क्रोमेटिड है वो क्या हो जाएंगे? सेपरेट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सेपरेट हो जाएंगे। और जो क्रोमेटिड है वो क्या अपोजिट पोल की तरफ जाएंगे? पहले बीच में इक्वेटर पे अलाइन कर रहे थे, अब वो टूटे तो वो अपोजिट पोल की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। हाँ के ना? यस मैम। मैम। मैम क्रोमेटिड और क्रोमोसोम में क्या फर्क है? बेटा लेट क्लास नहीं, ज्वाइन सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम, सॉरी सॉरी सॉरी, सेंट्रोसोम। क्लास लेट ज्वाइन किया ना, शुरू वाला नहीं सुना ना आपने? ये वाला फर्स्ट वाला मेरा स्लाइड
नो मैम, सुना था। ठीक है, तो किसमें डिफरेंस पूछ रहे हो आप? क्रोमेटिड और सेंट्रोजोम क्रोमैटिड में। और सेंट्रोजोम। ठीक है, ये कंफ्यूजन यार आप लोगों को नहीं रखना है। देखो मैं फिर से बता देती हूँ, है ना, क्रोमोसोम है ये पूरा का पूरा, है ना। ये क्या है? ये 4 स्ट्रैंड्स जो आपको दिख रहे हैं, ये पूरा का पूरा क्या है बेटा? क्रोमोसोम है। ठीक है, इसके अंदर ये जो आपको स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं ना, ये वाले, इसको हम बोलते हैं क्रोमेटिड। क्या बोलते हैं? क्रोमेटिड। और ये यहाँ पे 2 सिस्टर क्रोमेटिड प्रेजेंट होते हैं। एक ये दोनों सिस्टर है, और ये दोनों सिस्टर है। ये दूसरा सिस्टर क्रोमेटिड, दोनों साथ रहते हैं ना, इसलिए। अब ये सिस्टर क्रोमेटिड और ये सिस्टर क्रोमेटिड यहाँ पे एक स्ट्रक्चर पे जुड़े हुए हैं, और इस स्ट्रक्चर को नाम दिया गया है सेंट्रोमियर या सेंट्रोजोम। ठीक है, इज दैट क्लियर? इसके आसपास एक कवरिंग है जिसको हम बोलते हैं काइनेटोकोर। क्या बोलते हैं? काइनेटोकोर। इज दैट क्लियर? अभी किसी को कोई कंफ्यूजन है? क्रोमेटिड क्रोमोसोम में, सेंट्रोमियर सेंट्रोजोम में, या काइनेटोकोर में? नो मैम। नो। अभी सॉर्टेड है? यस मैम। यस मैम। ठीक है, एनाफेज हमने देख लिया है, तो एनाफेज का भी डायग्राम देख लो कैसा दिखता है आपकी एनसीईआरटी में। ये देखो, ऐसा है एनाफेज में डायग्राम। ये समझ आ रहा है कि ये टूटा, ये पहले साथ में जुड़े हुए थे ऐसे करके, अभी ये टूटे तो आधा यहाँ आ गया और आधा यहाँ आ गया, है ना। वैसे ये ब्लू वाला ऐसे था, तो ये टूटा तो आधा यहाँ आ गया और आधा यहाँ पे आ गया है। इज दैट क्लियर? यस मैम। ठीक है, तो अब हमारा लास्ट और फाइनल स्टेज शुरू होता है, जिसको हम बोलते हैं टीलोफेज। बहुत इजी है भैया। अब ये जो है हमारे क्रोमेटिड अपोजिट पोल पे देखो पहुंच चुके हैं। ये क्या है? क्रोमेटिड अपोजिट पोल पे पहुंच चुके हैं। अपोजिट पोल पे पहुंचने के बाद ये क्या करते हैं बेटा? अपनी आइडेंटिटी लूज कर देते हैं। क्या कर देते हैं? आइडेंटिटी लूज कर देते हैं। यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं। सबसे पहले तो देखो यहाँ पे जाके ये क्या हो जाएंगे? इकट्ठे हो जाएंगे ऐसे, और ये यहाँ पे जाके ऐसे, और अपनी पूरी आइडेंटिटी लूज कर देंगे। और ये जो एस्टर है वो तो है ही यहाँ पे, है ना। एस्टर वेस्टर तो जो जैसा था वो तो वैसा है। इज दैट क्लियर? यस मैम। समझ पड़ा? मैम, इस सर्कल क्या है? क्या? जो दोनों सर्कल है, क्या क्या चीज बेटा? ये जो दोनों सर्कल्स हैं। ये भी आपने क्लास लेट ज्वाइन किया था? नो मैम। एक सेकेंड बेटा। ठीक है, अभी एक सेकेंड, मुझे 1 मिनट दो बस। कहाँ पे थे अपन? ये जो एस्टर के नीचे 2 सर्कल्स हैं। एस्टर ही खुद ही एस्टर तो ये है ना बेटा, ये रहा ना यस एस्टर। मैम। अब इसके नीचे कौन सा सर्किल है? ये वाले 4th स्लाइड में। अरे यही तो मैं बता रही हूँ, ये आपके क्रोमेटिड है। ये यहाँ पे आके इकट्ठे हो चुके हैं। ये यहाँ पे ऐसे करके इकट्ठे हो चुके हैं 4th स्टेज में। ठीक है, अपनी आइडेंटिटी पूरी इन्होंने क्या कर दी? प्रोफेस में ही आ जाते हैं क्या मैम? एस्टर प्रोफेस में कंप्लीट आ जाते हैं या फिर वो डेवलप हो सकते हैं? बेटा? प्रोफेज तो ये रही ना। हाँ, प्रोफेज में बनना शुरू होते हैं। प्रोफेज में वो धीरे धीरे बनना शुरू होता है, कंप्लीटली आते हमारे किसके अंदर है? मेटाफेज। मेटाफेज। ठीक है,
Is that मैम clear? प्रोफेज में कुछ भी कंप्लीट नहीं एक एक होता ना करके हाँ क्या बोल रहे हो? मैम, प्रोफेज में कुछ भी कंप्लीट नहीं होता ना, सब कुछ बस सब बनना शुरू स्टार्ट होता होता है, सब शुरू होता है। ये जो जो होता है मैंने लिखा प्रोफेज में, देखो क्या हो रहा है। यहाँ पे एस्टर बनना शुरू हुआ, माइटोटिक स्पिंडल फाइबर बनना शुरू हुए, क्रोमोसोम कंडेंस होना शुरू हुए। फिर प्रोफेज से हम आते हैं मेटाफेज में, एस्टर बन चुके हैं, स्पिंडल फाइबर बन चुके हैं, ठीक है। और ये जो क्रोमोसोम है कंप्लीटली कंडेंस हो चुके हैं, अच्छे से हम इनको देख पा रहे हैं। और इन्होंने माइटोटिक स्पिंडल की मदद से अपने आप को एक इक्वेटर पे अलाइन कर दिया है, जिसको हम बोलते हैं मेटाफेज प्लेट। क्या बोलते हैं? मेटाफेज प्लेट। फिर थर्ड स्टेज में क्या होता है, हम इन क्रोमोसोम को स्प्लिट होना शुरू होता है, अपोजिट पोल की तरफ जाना शुरू होता है। ये यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, सेंट्रोसोम क्या होता है, स्प्लिट होगा। सेंट्रोसोम स्प्लिट होने की वजह से ये क्रोमेटिड इधर जाएगा, ये क्रोमेटिड इधर आएगा। और टीलोफेज पे जैसे ही हम आते हैं, ये सारे जो सिस्टर क्रोमेटिड है एक जगह यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे, एक जगह यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे, हाँ के ना। और जैसे ही ये इकट्ठे होंगे, ये अपनी आइडेंटिटी लूज कर देते हैं। इज दैट क्लियर? यस मैम। तो टीलोफेज में एग्जैक्टली मैं आपको बताऊं, यहां पे मैं लिख देती हूँ, क्रोमोसोम इकट्ठे हो जाते हैं, क्लस्टर एट अपोजिट पोल, है ना। उनकी आइडेंटिटी क्या हो जाती है, लॉस्ट हो जाती है ना। न्यूक्लियर एनवलप यहाँ पे बनना वापस शुरू हो जाता है, स्टार्ट फॉर्मिंग, ठीक है। दोनों में बनना शुरू हो जाएगा। और मैंने आपको बताया था फर्स्ट स्टेज विच इज प्रोफेज, जहां पे हमारे मैंने आपको बताया था न्यूक्लियोलस, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो सब डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, कुछ भी नहीं होता है वहां पे। ये सारे एलिमेंट्स यहाँ पे रिफॉर्म हो जाते हैं, वापस बन जाते हैं। समझ पड़ा बात? मैम टीलोफेज में जो क्रोमेटिड होते हैं वो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। डिवाइड तो एनाफेज में ही हो जाता है ना बेटा, ये डायग्राम में देखो ना, ये रहा, डिवाइड तो यही हो गए एनाफेज में। ओके मैम। चलो मैं फिर से बता देती हूँ, सब ध्यान से सुनो। 4 फेज होती है, नाम बोलो। प्रोफेज, मेटाफेज, मेटाफेज, टेलोफेज। सॉर्टेड। प्रोफेज, चलो प्रोफेज में हम आते हैं यहाँ पे। प्रोफेज में आप देखो, जो क्रोमोसोम है वो भी कितने धुंधले धुंधले हैं, न्यूक्लियर एनवलप है, ना कोई एस्टर है ना कोई माइटोटिक स्पिंडल है। प्रोफेज में जो हमारे क्रोमोसोम है वो कंडेंस होना शुरू हो रहा है, इकट्ठे होना शुरू हो रहे हैं, ताकि हम उनको देख पाए। अभी हम उनको देख भी नहीं सकते। यहाँ पे क्रोमोसोम का कंडेंसेशन हो रहा है, न्यूक्लियर एनवलप धीरे धीरे टूट रहा है, न्यूक्लियर एनवलप धीरे धीरे टूटना शुरू हो रहा है, क्रोमोसोम कंडेंस हो रहे हैं, एस्टर का फॉर्मेशन हो रहा है, माइटोटिक स्पिंडल का फॉर्मेशन हो रहा है। प्रोफेज के बाद आता है मेटाफेज। जैसे ही हम मेटाफेज पे आते हैं, क्रोमोसोम जो कंडेंस होना शुरू हुए थे अब बढ़िया से कंडेंस हो चुके हैं, हम उनको देख पा रहे हैं एकदम से अच्छे से। एस्टर पूरी तरीके से बन चुका है, देखो दिख रहा होगा आपको। यहाँ पे माइटोटिक स्पिंडल भी बन चुके हैं, और वो क्या करते हैं, सबकी मदद से उनको एक इक्वेटर पे अलाइन कर देते हैं, एक प्लेट पे, जिसको हम बोलते हैं मेटाफेज प्लेट पे। मेटाफेज प्लेट। अब थर्ड स्टेज आता है एनाफेज स्टेज। एनाफेज में जो क्रोमेटिड जुड़े हुए थे सेंट्रोसोम पे, वो टूट के अलग अलग अपोजिट पोल पे जाना शुरू कर देते हैं, एक इधर एक इधर। और टीलोफेज में ये जो इकट्ठे अलग अलग हुए थे, ये सब एक साथ मिलके अपनी आइडेंटिटी एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। ये सारे एक जगह इकट्ठे हो गए, ये एक जगह इकट्ठे हो गए, अपनी आइडेंटिटी इन्होंने लॉस्ट कर दी है, सारे मिक्स हो चुके हैं, इनके अराउंड एक न्यूक्लियर एनवलप बन चुका है, हाँ कि ना। किसी को इसमें कोई भी कंफ्यूजन? मैम नो मैम। मैम टीलोफेज में जब सारे क्रोमोसोम आपस में कंडेंस कर देते हैं
तो शुरू में ही तो वो आपस बनते ही नहीं है, आखिर में जाके जब उन्हें कंडेंसी करना है। तो ये सब क्यों किया? यस मैम, मेरे को समझ नहीं आया। बेटा नहीं, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्रोमोसोम पूरे में बिखरा पड़ा था, देखो ना क्रोमोसोम कैसे बिखरा पड़ा था। अभी अगर मेरे को इसको 2 सेल में स्टेज में डिवाइड करना है, अगर मेरे को 2 स्टेज में डिवाइड करना है, तो क्या सबके दोनों डॉटर के पास इक्वल इक्वल क्रोमोसोम आ पाएगा? नो मैम। नहीं आ पाएगा। तो इसीलिए मुझे क्रोमोसोम विच इज द जेनेटिक मटेरियल इसको एक जगह अलाइन करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद मुझे दोनों डॉटर सेल में इक्वल इक्वल चीजें देनी है। इसीलिए हमने इनको पहले कंडेंस होता है, कंडेंस होने के बाद एक प्लेट पे आता है, प्लेट पे फिर ये अपोजिट पोल पे जाके दोनों आधे आधे जगह इकट्ठे हो जाते हैं, एक ऐसे और एक ऐसे। फिर इसके बाद जो इवेंट स्टार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं साइटोकाइनेसिस विच इज द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। यहाँ पे साइटोप्लाज्म में डिवाइड होता है और ये एक डॉटर सेल बन जाता है और ये एक डॉटर सेल। तो इसका रिजल्ट हो गया एक ऐसा और एक ये ऐसा। मैम हाँ बोलो बोलो। मैम आपसे एक चीज पूछनी थी। आपकी? मैम आवाज आ रही है? हाँ बेटा आ रही है, बोलो बोलो। मुझे पूछना था कि टीलोफेज में जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं वो कहाँ जाते हैं? वो वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है, वेरी गुड क्वेश्चन। देखो ये किसने पूछा क्वेश्चन ये? मैम मुस्कान। देखो अभी हमने क्या किया, ये फाइबर्स है बेटा, यही इनको लेकर आ रहे थे। तो जैसे 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 वो चीज पास आती जाएगी, फाइबर बेटा खत्म होते जाएंगे। फाइबर क्या होते जाएंगे? खत्म होते जाएंगे, क्योंकि उनका बस काम था बनना और उनको क्रोमोसोम को अपनी तरफ लेकर आना, ठीक है। और जैसे ही वो उधर पहुंचेंगे सबकी आइडेंटिटी लॉस्ट हो जाएगी, सबकी एक साथ, ठीक है। ओके मैम, थैंक यू। और किसी को कोई कंफ्यूजन? मैम एंजिन इनके ऊपर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो वापस डेवलप हो जाती है। हाँ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे वापस आएगी। अगर वो वापस नहीं आएगी तो बेटा ये तो सारा मटेरियल वापस फैल जाएगा ना न्यूक्लियर सेल के साइटोप्लाज्म में। तो वो सेल के साइटोप्लाज्म में ना फैले तो न्यूक्लियस की हर एक की एनवेलप होती है विच इज नोन एज न्यूक्लियर एनवेलप, वो तो आना जरूरी है। मैम न्यूक्लियर एनवेलप डेवलप कौन से पार्ट से होता है सेल में? कौन से पार्ट से होता है मतलब मैम न्यूक्लियर एनवेलप है वो आउटसाइड बनता है तो कौन सा पार्ट बनाता है पूरे वो कोई सेल में? पार्ट नहीं, आपका एक जगह लेट से एक जगह मास इकट्ठा हो गया है, अब वहीं से अपने आप उसके अराउंड, जैसे लेट से अपन बात करते हैं अपने घर में कैसे बताऊं, दलिया खाया आपने? दलिया दलिया खींचड़ा, उसको मन बहुत देर तक रख देते तो उसके ऊपर एक परत नहीं बन जाती? यस मैम। यस मैम। तो वैसा ही प्रोसेस है, क्योंकि वो सारा मास एक जगह इकट्ठा हो चुका है, अब आप उसको रख दो तो उसके अराउंड अपने आप एक एनवेलप लेयर बन जाती है ना, ये वही तरीका है। तो अब उस लेयर के ऊपर आप कुछ और रखोगे, जैसे आपने वो खींचड़ा रख दिया, दलिया रख दिया, अब उसके ऊपर आप छाछ भी डालो तो अपन छाछ को अलग कर सकते हैं ना थोड़े टाइम बाद, क्योंकि लेयर तो बन चुकी है। तो वो छाछ और वो मिक्स ना होए तभी वो लेयर जो है उनको सेपरेशन का काम कर रही है। तो वो किस पार्ट से, अब आप पूछो कि किस पार्ट से, तो बेटा वो तो धीरे धीरे अपने आप ऑल ओवर पूरे प्रोसीजर से बन गई है ना? यस मैम। मैम ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है मैम ये प्रोफेज में भी रहता है ना? हाँ वेरी गुड, प्रोफेज में तो रहता है। वो टूटेगा, पहले टूटेगा, क्रोमोसोम पूरा फैलेगा, फिर वो कंडेंस होगा, फिर अपोजिट पोल पे जाएगा, आइडेंटिटी लॉस करेगा, फिर वापस उसके अराउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आएगा। अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटेगा ही नहीं, प्रोफेज में जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, अगर वो टूटेगा ही नहीं तो क्रोमोसोम फैलेगा कैसे, है ना? यस मैम। मैम ये पूरी साइकिल चलते रहती है? हाँ, फिर तो अब आगे की कहानी सुनते हैं। हाँ, वही बताती हूँ, देखो मैं वही बताती हूँ। ये इकट्ठा हो गया है, 4 स्टेज पूरी हो गई है। अब साइटोप्लाज्म में डिवाइड होता है जिसको हम बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। तो वो कुछ ऐसा दिखता है, ये जो है ये अब डिवाइड होगा और इसके अंदर 2 डॉटर सेल बन जाएंगे।
ऐसे करके। समझ पड़ा? ये फर्स्ट डॉटर सेल इनका और ये दूसरा डॉटर सेल। सेल बोले तो ये सेल का साइटोप्लाज्म है, ये न्यूक्लियस है, ये एक अलग न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म का सेल है, सेल का साइटोप्लाज्म है। जैसे नॉर्मल सेल होता है, 2 नए सेल बन चुके हैं, मतलब इस सेल से 2 नए सेल बन चुके हैं। समझ पड़ा? यस मैम। यस मैम। किसी को कोई कंफ्यूजन इसमें? नो मैम। नो मैम। ठीक है, तो अगर हम साइटोकाइनेसिस की बात करें, यहाँ पे लिख देते हैं। मैम लास्ट स्टेज कौन सी थी? टीलोफेज। टेलोफेज के बाद जब वो 2 सेल में डिवाइड हुआ। साइटोकाइनेसिस। अभी तक जो चारों फेज चले, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये सब क्या है? कैरियोकाइनेसिस। क्या है? कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस के बाद मैंने आपको बताया था क्या आता है? साइटोकाइनेसिस, विच इज द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब देखो, सेल तो सब में बनेंगे, एनिमल में भी बनेंगे, प्लांट में भी बनेंगे, तो सब में ना थोड़ा सा अलग प्रोसीजर होता है। क्या होता है? सब में थोड़ा सा प्रोसीजर जो है वो थोड़ा सा अलग होता है। जैसे मैं बात करती हूँ यहाँ पे प्लांट सेल की। किसकी? प्लांट सेल की। प्लांट सेल के अंदर जो सेल वॉल होती है, आपने बोला होगा काफी रिजिड होती है ना, वो इतना इजीली टूटती नहीं है। हाँ के ना? जैसे प्लांट सेल है, इसकी जो सेल वॉल है काफी इनएक्सटेंसिबल होती है। मैं बोलूँ इसको तोड़ दूं और सीधा ऐसे करके तोड़ दूं और सेल को डिवाइड कर दूं, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसके अंदर क्या होता है? सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है। किसका? सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है। इसके अंदर बेटा क्या होता है? ये ना सेंटर से शुरू होता है। कहाँ से? सेंटर से ही सेल प्लेट बनना शुरू होती है और लेटरली चलती है, लेटरली, और फिर इसको सेल को 2 पार्ट में डिवाइड करती है। ठीक है? यस मैम। स्टार्ट फ्रॉम सेंटर। मैम एस्टर जो होता है वो टीलोफेज के बाद भी रह जाता है। क्या? मैम एस्टर। एस्टर जो है वो टीलोफेज के बाद भी रह जाता है, ऐसा? यस मैम। वो सारा अपनी आइडेंटिटी लॉस्ट कर चुके हैं जब वो इकट्ठे हो चुके हैं ना, यहाँ पे ये देखो ऐसे ऐसे। अब आपको ऐसे वहां पे दिखाई दे रहा है तो नहीं, वो क्या है, ये धीरे 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 डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे, है ना। फिर वापस जब प्रोफेज होगी ना तो ये टूटेंगे, तभी तो प्रोफेज में वापस बनना शुरू होते हैं। अगर ये रह जाते तो प्रोफेज में बनना क्यों शुरू होते हैं, है कि ना? तो वो वाली चीज है। एक बार सारी चीजें बनना शुरू होगी फिर खत्म होगी। वो बोलते हैं जीवन की तरह, जो भी चीज बनना शुरू हुई है इन द एंड उसे खत्म होना ही है। तो जो है सो है, ऐसी वाली बात है। ठीक है? मैम ये जो डिवीजन होता है मैम इमीडिएटली चलता ही रहता है? चलता ही रहता है, तो बोले जैसे कि बॉडी में मैम सेल डिवीजन होते ही रहते, तो मैम ये जो फेज है ये होता ही रहता है क्या? हाँ बेटा, ये चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। जब भी सेल बनता है वो इसी प्रोसीजर से बन के चलता है। ठीक है? तो अब जैसे मैं बात करती हूँ, हमने पढ़ा कैरियोकाइनेसिस सबसे पहले। किसी किसी स्टेज में क्या होता है, इन सम स्टेज जो कैरियोकाइनेसिस हुआ है ना बेटा, कैरियोकाइनेसिस इज not followed by साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस हो ही नहीं पाता। यानी कि मेरा जो सेल था इसमें मैंने ये यहाँ पे बना दिया, यहाँ पे क्रोमोसोम इकट्ठा है, यहाँ पे क्रोमोसोम इकट्ठा है, पर जो साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड ही नहीं हुआ। तो अब क्या एक सेल में बहुत सारे न्यूक्लियस बन चुके हैं? यस मैम। तो ये क्या कंडीशन मल्टी न्यूक्लिएटेड हो गई है? यस मैम। तो आपने कभी कभार सुना होगा ना सिंगल न्यूक्लियस वाली कंडीशन, मल्टीपल न्यूक्लियस वाली कंडीशन। यस मैम।
तो वो ये मल्टीपल न्यूक्लिएटेड वाली कंडीशन यहीं से आती है कि कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस हो ही नहीं पाता, तो एक ही सेल में 2 न्यूक्लियस रह जाता है। वैसे कायदे से तो कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस होना चाहिए था, तभी एक सेल में एक न्यूक्लियस होगा, पर कभी कभार क्या होता है कि हो ही नहीं पाता, तो एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस रह जाते हैं जो हमने बनाए थे। तो मैम सेल का फंक्शन सेम रहता है फिर भी? क्या मैम फिर भी वो सेल सेम फंक्शन करता नहीं, फिर अलग अलग है। जैसे आपने वो एग्जांपल सुना होगा लिक्विड एंडो, जब मैं आपको चैप्टर पढ़ा रही थी मैंने आपको बताया था एग्जांपल लिक्विड एंडोस्पर्म इन कोकोनट। अभी जैसे कोकोनट होता है ना आपका, कोकोनट के अंदर आपके 3 पोर्शन होते हैं, एक बाहर वाला जिसमें रेशे रेशे बाल बाल से प्रेजेंट होते हैं, फिर एक अंदर ब्राउन कलर का हार्ड पोर्शन, और एक अंदर व्हाइट नहीं, फिर एक वो दैट व्हाइट कलर का खाने वाला पोर्शन, और एक वो वाला पोर्शन जिसके अंदर पानी प्रेजेंट होता है। तो वो जो पानी है ना बेटा, वो लिक्विड एंडोस्पर्म है जिसके अंदर बहुत सारी न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो आपको पता है वो जो पानी है उसके अंदर आप बहुत सारे न्यूक्लियस पी जा रहे हो, ऐसी वाली चीज है। तो ये एक एग्जांपल है जो आप याद रख सकते हो। तो ऐसी काफी सारी कंडीशन आप आगे जाके पढ़ने वाले हो जिसके अंदर कोई कोई मल्टी न्यूक्लिएटेड होगा, कोई कोई सिंगल न्यूक्लिएटेड होगा। मल्टी न्यूक्लिएटेड अपना काम अलग तरीके से करते हैं कि भैया उनको शायद मल्टीपल न्यूक्लियस की जरूरत है, किसी को सिर्फ सिंगल न्यूक्लियस की जरूरत है। जैसे एंडोस्पर्म पानी है जो है ना, पानी जो है कोकोनट का, उसको कहते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड, उधर बहुत सारे न्यूक्लियस की जरूरत होती है, तो वो मल्टी न्यूक्लिएटेड है। इट्स डिपेंड कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट है और उनकी रिक्वायरमेंट कैसे फुलफिल हो रही है। मैम नारियल के अंदर पानी क्यों होता है? हाँ हाँ, पानी क्यों होता है यस मैम। ये तो मुझे पेड़ से जाके पूछना पड़ेगा कि भाई ये आखिर तूने तो मेरे से वो सवाल पूछिए मैम आपके 2 हाथ क्यों है। अब भगवान ने मेरे 2 हाथ भेजे तो भेजे, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। हाँ कि ना? यस मैम। ठीक है, और बोलो और पूछो। ये टॉपिक चारों स्टेज मैंने आपको बताई, पूछो जिसको अगर कोई और कोई क्वेश्चन रह गया हो, चारों स्टेज कैसे होती है ना, वो दिमाग में क्लियर कर लो, फिर तो सब सॉर्टेड है। चारों स्टेज क्या थी, कैसे पहले सब था, फिर डिसॉल्व होके कंडेंस हुआ, फिर अलग अलग गया, फिर वापस डिसॉल्व हो गया, फिर कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस हुआ। किसी को जो भी क्वेश्चन है पूछो, बोलो। मैम साइटोकाइनेसिस एनिमल सेल में कैसे होता है डिवाइड? गुड। नॉर्मली सीधा का सीधा क्या होगा, चलो यहाँ पे आ जाते हैं। नॉर्मल जैसे यहाँ पे मैंने बोला ये सेल था, ठीक है, सीधा यहां से ये ऐसे करना शुरू होगा, जैसे वो बलून को पिचका दो, है क्या नहीं? जैसे आटा लिया, आटे को यूं कर दो, एक पार्ट अलग एक पार्ट अलग, हाँ कि ना? यस मैम। एकदम वैसे सिंपल। यहाँ से ऐसे समझ लो ये आटे का ऐसा है, अब इसको ऐसे करके दबा दो, आधा अपने जगह चला आधा अपनी जगह चला। पर ये तभी हो सकता है जब जो सेल वॉल है वहां पे, एनिमल में सेल वॉल तो है नहीं, तो वो क्या होता है आराम से ऐसे आप दबा भी सकते हो उसको, हाँ कि ना? पर प्लांट सेल है उसके अंदर आप ऐसे कर ही नहीं सकते, क्योंकि जो सेल वॉल है वो इतना रिजिड है, आप ऐसे करोगे सेल बेचारा ऐसे करेगा, वो हो ही नहीं पाएगा। इसीलिए बीच से सेल प्लेट बनना शुरू होता है और वो धीरे धीरे करके उसको बीच से ऊपर वाले को अलग करता है और नीचे वाले को अलग कर देता है। हाँ कि ना? Yes. और बोलो। ये नहीं जो ना किसी, हाँ कैरियोकाइनेसिस हो जाते हैं तो मैम ये डॉटर सेल बन जाते हैं, तो हाँ मैम ये डॉटर सेल फिर दोबारा से फेज चालू हो जाता है। हाँ, उनको भी तो बच्चे करने हैं अपने, ऐसे थोड़ी ये भी अब करेगा, अब ये फिर फर्दर बनाएगा, ये 2 बनाएंगे, ये भी 2 बनाएगा, फिर ये बनाएंगे। मैम ऐसे तो पॉपुलेशन बहुत बढ़ जाएगी। तो भैया ये हमारी वाली पॉपुलेशन नहीं है ना, सेल्स को तो मिलियन ट्रियल्स में बनाना पड़ता है। देखो पॉपुलेशन बन रही है तो ये मरता भी तो जा रहा है बेचारा पीछे वाला। जैसे कि मैं आपको बता, अभी आपने आपने देखा हो, मैं अभी एक रिपोर्ट देख रही थी, देखा आपने? यस मैम।
तो ma'am. एक्चुअली ये रिपोर्ट है लंग्स का, ठीक है। तो लंग्स का सिटी स्कैन है ये बेसिकली, और इसके अंदर है फोकल लेजाइन। क्या है, रिपोर्ट्स में आया है, इट्स अ लेजाइन। लेजाइन, वही मैं बता रही हूँ, लेजाइन का मतलब होता है कि जो टिश्यूज है, टिश्यूज किससे मिलके बने हैं, सेल से मिलके बने हैं, सेल। और इन सेल्स का क्या हो चुका है, डेथ हो चुका है, इन सेल्स का डेथ हो चुका है। और ये वो इतना उस तरीके से हुआ है कि सेल का डेथ हो रहा था तो नए सेल्स उसकी जगह बन भी नहीं रहे। वैसे तो ये प्रोसेस चलना चाहिए था, हाँ क्या ना, यस मैम। यस मैम। ये देखो ये प्रोसेस होना चाहिए था, पर ये क्या है, यहाँ पे भी प्रोसेस ही बंद हो चुका है। और यहाँ पे जो काम, ये जो पार्ट, जैसे ये लंग्स का ये राइट वाला है, तो यहाँ पे जो सेल्स का ये वाला जो पार्ट था ना, कौन सा वाला है ना, जो भी है ना, तो देखो ये वाला जो पार्ट है, यहाँ की जो सेल्स है, आप ये बनना बंद हो चुके हैं। तो यहाँ पे पूरा लेजाइन क्रिएट हो चुका है ना। तो अब उसकी वजह से यहाँ पे जो काम करना था वो काम बंद हो चुका है। तो अब आगे और टेस्ट होंगे, पता पड़ेगा कि ये लेजाइन किसकी वजह से, कुछ भी रीजन हो सकता है ये, ठीक है। लिम्फ नोड्स भी प्रेजेंट है मैम लेजाइन मतलब? यही मैंने बताया ना, लिजाइन मतलब कोई भी जो टिश्यू है, सेल है, वहां पे उनका डेथ होना शुरू हो गया। घाव जिसे बोल सकते हैं, घाव किससे बनता है, आपका जो घाव होता है ना, वो आपके जो डेड पार्टिकल्स होते हैं वो एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, वो होता है आपका लेजाइन, ठीक है। स्कार जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो इसे क्योर करने के लिए फिर न्यू टिश्यू, न्यू सेल्स कैसे बनेंगे? उस जगह नहीं बन रहे थे तभी लेजाइन हुआ है। अगर उसकी जगह बन तो सकते ना, फिर तो वो अपने आप प्रोलिफरेट कर लेता, अपने आप मल्टीप्लाई कर सकता। ऐसी कंडीशन आ गई कि वहां पे जो भी कंडीशन क्रिएट हुई तो वो नए सेल्स नहीं बन पाए, जिसकी वजह से लेजाइन हुआ है। तो अब इसका क्योर क्या होगा? अभी तो नहीं है, अभी देखते हैं दवाइयाँ वगैरह क्या है। अभी मेरे पास सारी रिपोर्ट्स नहीं है, मेरे पास ये रिपोर्ट आई है। अभी बात करूंगी मैं कि क्या है डॉक्टर से और सारी रिपोर्ट्स वगैरह, फिर देखते हैं कि क्या कंडीशन है क्या नहीं है, ठीक है। मैम तो ये लेजाइन फैल भी सकता है लाइक? लेट से ये वाला मेरा जो टिश्यू है तो ये काम करना बंद हो गया है। अब लेट से ये वाला सेल, क्या पता आसपास के इस वाले सेल को कुछ काम करवा रहा था, तो अब ये वाले सेल को ये लेट से कुछ न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा था, इसका ये काम था। अब अगर ये ही नहीं रहा तो बेचारा ये रह पाएगा क्या? नो मैम। है ना, नहीं रह पाएगा। तो इसको क्योर करना तो बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ही बेकार होता है ये, काफी तो बेकार मैम है। ये फुल बॉडी में कर सकता है? नहीं, फुल बॉडी में तो नहीं फैल सकता, इतनी तेजी से नहीं फैल सकता। कैंसर तो नहीं, मतलब कैंसर का भी कुछ ऐसा प्रोसेस चलता है, बट कैंसर जब होता है तभी ये फैलता है, अदरवाइज ये नहीं फैलता, ठीक है। कैंसर में तो क्या होता है कि बहुत ज्यादा आपकी ग्रोथ होने लग जाती है। कैंसर में उल्टा है, कैंसर में क्या होता है, सेल्स का बहुत ज्यादा ग्रोथ होने लग जाता है, अनाप शनाप। आप जैसे बोलते हो मैम पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, आपने एक ने बच्चे ने बोला कि मैम पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, है ना। यस मैम। तो वो हमारी बॉडी में पॉपुलेशन नहीं बढ़ती, क्यों? क्योंकि हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से हमारे बॉडी के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक कंट्रोल ग्रोथ रहती है। जिस दिन ये प्रॉपर्टी लॉस्ट हो जाती है, जिस दिन ये प्रॉपर्टी लॉस्ट हो जाती है, उस दिन हमारी पॉपुलेशन बढ़ जाती है और अनकंट्रोल ग्रोथ हो जाता है। और आप बॉडी में देखते हो गांठें जो होती है, यस मैम। वो कैंसर वाली गांठ अलग होती है, वो नॉर्मल गांठ होती है, डेंड्रफ वगैरह। मैम आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। मैम आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। मैम मतलब सेल अगर एक्स्ट्रा हो तब भी दिक्कत है और अगर कम हो तब भी दिक्कत है? हाँ, नॉर्मल उसके अंदर रहना चाहिए, ठीक है। तो अभी आपको मिला आपके तो सारे मैम अगर सवाल का जवाब। एक्स्ट्रा है तो फिर हम खराब कर सकते हैं ना। क्या? जॉइंट से पूरा का पूरा ऑर्गन तो डैमेज हो सकता है, बॉडी नहीं होगी तो। नो डाउट हो सकता है। मैम जैसे कि किसी के मैम जैसे नॉर्मली हाथ पैर में मैम चोट लग जाती है, फिर मैम वो घाव बनने लगता है, तो मैम वहाँ पे भी डेड सेल इकट्ठे होते हैं।
हाँ, जैसे आपकी ये जो चोट लगी है तो यहाँ पे क्या होता है, आपकी रिएक्शन स्टार्ट होता है, ठीक है। थ्रोम्बोसाइटिक रिएक्शन बहुत सारी होती है, फिब्रोलाइटिक रिएक्शन वगैरह स्टार्ट होती है, ये भी अपन पढ़ेंगे, जिसको हम बोलते हैं प्रोसेस होता है, जिसको हम बोलते हैं कैस्केड प्रोसेस। क्या बोलते हैं? कैस्केड प्रोसेस। इसके अंदर थ्रोम्बोलाइटिक एक्टिविटी होती है कि यहाँ पे आपके घाव बनना शुरू होता है, और घाव में बेसिकली आपके क्या होते हैं, डेड एलिमेंट्स होते हैं। क्या एलिमेंट्स होते हैं? वो होते हैं घाव, खुरचो मत। तो वो घाव क्या करता है, डेड एलिमेंट से मिलके उसकी ब्लीडिंग को ना कोगुलेट करता है, कोगुलेशन से आपके रुक जाता है, ठीक है। मैम जो क्लॉटिंग होती है वो भी डेड सेल्स की होते हैं। हाँ, क्लॉटिंग डेड एलिमेंट्स की ही मिलके बनी होती है। ओके मैम। हाँ बोलो। ठीक है, फिर इसे काफी क्योर करने के लिए क्या करना चाहिए? बेटा बहुत सारी डिजीज है, हर एक छोटे आप जाओगे ना, हर एक चीज का अलग अलग क्योर है, हर किसी का एक अपना अलग रास्ता है, कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे हैं, ये पूरी मेडिकल में आप जाओगे ना, ये तब पढ़ोगे। जैसे इस स्लाइड पे आपने जो भी पढ़ा है ना, ये सब मेडिकल की बात है। किसकी है? मेडिकल की बात है। ये अभी आपके तो कुछ काम का ही नहीं, आपके तो वो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज में आप डील करो, फिर आप जब मेडिकल में जाओगे ना तब ये सब आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अभी जैसे मैं, चलो आप आए हो, वैसे आप लोगों को शायद दिखेगा नहीं, दिख पा रहा है आपको ये स्कैन? यस मैम, देखो बहुत। इसके अंदर आपको, रुको मेरे को देखने दो आप लोगों को कैसा दिख रहा है कैसा नहीं दिख रहा है, रुको। शायद आपको ये व्हाइट पैचेस दिख रहे हैं, ये जैसे देखो ये वाला, यस मैम। और ब्लरी पैचेस आपको नजर आ रहे होंगे, ब्लरी। यस मैम। है ना। तो अपन ना यहाँ पे जैसे देखो, एक ये वाला पैच है, जैसे एक ये वाला पैच है, बहुत ज्यादा ब्लरी हो रहा है। yes, तो ये दिख रहा है। क्या शो कर रहा है? एक लेजाइन शो कर रहा है, ठीक है। ये जैसे आप यहाँ पे देखोगे राइट साइड ऊपर छोटा है और नीचे बड़ा होते जा रहा है। हाँ, ये वही है, क्योंकि ये ऐसे नहीं ले जाते, ये ना बहुत सारे एंगल से लिया जाता है, हर एक एंगल से इतने ना पार्ट का लिया जाता है, तो वो हर एक पार्ट में रिजॉल्व किया जाता है, तो वो वाली चीजें हैं, ठीक है। पढ़ोगे आप, पढ़ोगे सब। ये ब्लर है वो सारा क्लॉटिंग हो रखा है डेड सेल का। नहीं, क्लॉटिंग नहीं हो रखा है। देखो ये वाला बढ़िया है, आपको इसमें अच्छे से दिखेगा। ये दिख रहा है आपको, ये दो रे, यस मैम दिख रहा है। दोनों दिख रहा है आपको? इसके अंदर आपको ये दिख रहा है, ये गोल यस मैम दिख रहा है। दिख रहा है? गड़बड़ दिख रही है आपको? है ना। नॉर्मल होता तो अगर थोड़ा सा और अगर विजुअलाइज करते, नॉर्मल यहाँ पे तो मेरे को कहीं दिख ही नहीं रहा है, ठीक है। तो ये देखो कुछ ऐसे, ये अगर होता ये पूरा फिल होता, अभी डिजाइन की वजह से ये वाला कैप्चर ही नहीं हो पाया है, देख पा रहे हो? यस मैम। ऐसी वाली चीज है, ये वाला देखो, ये वाला इसके अंदर ये वाला कैप्चर ही नहीं हुआ है, छेद हो गया है, ये देखो छेद हो गया है यार। मैम मतलब इधर सारे डेड सेल है। बहुत बुरा हाल है, हाँ। मैम ये कितने एज वाली रिपोर्ट है, मतलब जो पर्सन है? 60। मैम वैसे आप कौन से डॉक्टर हो? बेटा सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि ये तो है ही मेरे पापा की रिपोर्ट तो वही है, एक्चुअली वो एडमिट है, तो अभी देखना पड़ेगा कि क्या, अभी जस्ट मेरे पास रिपोर्ट आई है, तो थोड़ा ध्यान वहाँ पे भी है, तो देखते हैं कि कल फटाफट सुबह मेरे को जाना है, देखते हैं, क्योंकि आधी रिपोर्ट्स मेरे पास नहीं है, तो अभी देखते हैं कि क्या सीन है क्या नहीं है, काफी सारी बातें होंगी, तो सून बताऊंगी मैं आपको क्या है स्टेटस, क्या स्टेटस नहीं है, ठीक है। मैम ऐसे कौन से डॉक्टर? चलो